नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास की दुनिया अर्थात हिस्ट्री विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 4 का, जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास। तो आप देख सकते हैं यह है आपका अध्याय 4 विश्व युद्धों का इतिहास, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रथम विश्व युद्ध, इसके बाद फिर हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध को समझेंगे और लास्ट में हम लोग इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। आज का जो वीडियो होगा वह सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध पर होगा, ठीक है। और अगले पार्ट के वीडियो में हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध और इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रथम विश्व युद्ध। सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि यह प्रथम विश्व युद्ध था क्या, फिर इसके बाद यह विश्व युद्ध हुआ क्यों, इसके कारण को समझेंगे और फिर घटनाक्रम को समझेंगे, कैसे कैसे युद्ध हुआ, और फिर यह भी समझेंगे लास्ट में कि युद्ध का अंत कैसे हुआ, और फिर लास्ट में युद्ध का जब अंत हो गया तो फिर उसके क्या क्या परिणाम निकले, इनको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यह प्रथम विश्व युद्ध नाम कैसे पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध था क्या। चलिए थोड़ा बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। यह है आपके पूरे विश्व का मानचित्र, जिसमें देखिए आपका भारत यहाँ है और यह एशिया का क्षेत्र है, यह अफ्रीका का क्षेत्र है, यह यूरोप का क्षेत्र है, यह उत्तरी अमेरिका है, यह दक्षिणी अमेरिका है, यह ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से 7 महादेश है। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि यह जो यूरोप महादेश के जो जितने भी देश थे वे काफ़ी आगे निकल चुके थे, बहुत सारा नया नया खोज कर रहे थे, जहाज़ बना चुके थे और समुद्र के रास्ते से दूसरे दूसरे देशों पर जा रहे थे, अफ्रीका के देशों में, एशिया के देशों में आ रहे थे और सभी देशों पर क्या कर रहे थे, अपना कब्जा जमा रहे थे, ठीक है। कहने का मतलब यूरोप के जो लोग थे, देश के लोग, सभी देश ये काफ़ी आगे निकल चुके थे और यही विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। सभी देश चाहते थे हम ज़्यादा देशों को लूटें, हम ज़्यादा देशों पर कब्जा जमाएं, ठीक है। इंग्लैंड चाहता था मेरे पास ज़्यादा देश रहे, पूरा विश्व रहे। फ्रांस चाहता था मेरे पास पूरा विश्व रहे। जर्मनी का अपना लालच था, है ना। तो इस यूरोप के सभी देश बहुत ज़्यादा ललचिया गए थे और चूँकि उस समय पूरे विश्व में सबसे जो महान देश थे वो यहीं के देश सब थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जो यूरोप के देश थे ये दूसरे दूसरे देशों पर जो कब्जा जमा बैठे थे वहाँ से पैसा लूट लूट के ला रहे थे और ये लोग काफ़ी धनी हो चुके थे, ठीक है। और इन लोग का अपना सैन्य शक्ति भी काफ़ी बढ़ चुका था, ठीक है। और एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में ही इन लोगों में खुद में क्या हो गया, लड़ाई हो गया, जिसको विश्व युद्ध का नाम दिया गया, ठीक है। तो आप इसको बिंदुवार समझते चलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का जो काल था वह 1914 से 1918 तक था, यानी यह 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला, ठीक है। केंद्रीय शक्तियों, सेंट्रल पावर्स तथा मित्र देशों, एलाइड पावर्स के मध्य यह युद्ध हुआ था, ठीक है। पूरा विश्व उस समय यूरोप का देश जो था वह 2 भागों में बट गया था, केंद्रीय शक्ति और मित्र देशों में, ठीक है। तीसरे बिंदु में है कि इसे इतिहास का सबसे घातक संघर्षों में से माना जाता है, जिसमें लगभग 90 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से मारे गए तथा 45 करोड़ लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। सोच लीजिए इतना बड़ा घातक युद्ध था। अब देखिए चौथे नंबर बिंदु को समझने के लिए आपको विश्व के मानचित्र को देखना होगा। यह विश्व के मानचित्र है और अगर इस यूरोप को आप थोड़ा जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं यह है पूरे यूरोप का मानचित्र, जिसमें पूरा विश्व जो है वह 2 गुटों में बटा हुआ था। पहला था केंद्रीय शक्ति और दूसरा था मित्र देश, ठीक है। तो केंद्रीय शक्ति में मुख्य रूप से थे जर्मनी, ठीक है, जिसमें पोलैंड का भी कुछ हिस्सा था उस समय, ठीक है। उसके बाद था ऑस्ट्रिया हंगरी। देखिए ऑस्ट्रिया तो अभी इतना छोटा सा देश है, लेकिन पहले ऑस्ट्रिया हंगरी जो था यह पूरा ऑस्ट्रिया हंगरी था, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रिया था, चेक रिपब्लिक, हंगरी, स्लोवाकिया, ये सब जो देश था ये सब ऑस्ट्रिया के अंदर में आता था। इसके बाद देखिए इटली था, ठीक, बुल्गारिया था और यहाँ देखिए ऑटोमन साम्राज्य था। यह जो तुर्की है, तुर्की, इसको ऑटोमन साम्राज्य उस समय कहा जाता था, ठीक है। तो यह सब जो देश थे यह सब केंद्रीय शक्ति में थे और मित्र देश में थे फ्रांस, ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, ठीक है। और यहाँ देखिए रूस, ठीक है, यह सब पहले मित्र देश में था। देखिए रूस पहले इतना छोटा नहीं था, रूस में पहले ये सब देश जो था यह सब रूस में ही था पहले। यह सब जो देख रहे हैं आप, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, ये सब पहले रूस का ही हिस्सा था, ठीक है। तो जर्मनी यहाँ से लेकर पोलैंड का लगभग आधा हिस्सा जर्मनी में था और पोलैंड का लगभग आधा हिस्सा पूरा इधर रूस में था। तो इस तरह से पूरा विश्व जो था वह क्या था, 2 खेमे में बटा हुआ था। तो यह था विश्व युद्ध के बारे में बेसिक तथ्य जिसको आपने जाना। अब हम लोग समझते हैं विश्व युद्ध का कारण। तो सबसे पहला कारण जो था वह था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। तो चलिए हम लोग समझते हैं साम्राज्यवाद यानी इम्पीरियलिज्म क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह ऑस्ट्रिया है देश एक, ठीक, यह बहुत ज़्यादा धनिक हो जाएगा और इसका सैनिक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यह क्या सोचेगा कि हम इसके जो बगल वाला देश है हंगरी, इसको भी क्या करें, हथिया ले, ठीक है, सैनिक के बलबूते इसको हथिया ले और अपने साम्राज्य का विस्तार कर ले।
ठीक। तो इसी को कहते हैं साम्राज्यवाद, यानी अपने पास जितना भूभाग है उसे मन नहीं भरना और दूसरे दूसरे देशों को हथिया के अपने देश को बड़ा करना, यही साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक। तो पहला जो बिंदु है, आप पिछले अध्याय में पढ़ भी चुके हैं कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, डच इत्यादि जो देश थे वे विश्व के अनेक देशों पर अपना आधिपत्य जमा बैठे थे। ठीक है, यहाँ देखिए इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, यह सब जो देश है यह लगभग विश्व के सारे देशों पर क्या किया था, अपना कब्जा जमा लिया था, उसको अपना उपनिवेश बना लिया था। जैसे हमारे देश भारत पर किसका शासन था, इस इंग्लैंड का शासन था। ठीक। लेकिन इस दौर में, यानी दूसरे दूसरे देशों पर कब्जा जमाने के दौर में, यह जो जर्मनी था और यह इटली था, यह काफ़ी पीछे था। यानी इस जर्मनी और इटली को कोई देश हाथ नहीं लगा था, यानी ये थोड़ा पीछे रह गया था। तो पीछे हो गया था तो इसको भी थोड़ा थोड़ा खींच था, है ना, कि सारा देश क्या कर रहा है, पूरे विश्व को जीत रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। अब देखिए दूसरे नंबर बिंदु को समझिए। 1914 तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर ब्रिटेन और फ्रांस को काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। ठीक है, यह जर्मनी था यह बहुत आगे निकल गया था और ब्रिटेन जो था यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस, इस दोनों देश को बहुत पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन विश्व के जितने भी देश थे उन सभी देशों पर लगभग इसी दोनों देश का कब्जा था, इसके पास कुछ नहीं था। लेकिन इस यूरोप में यह जर्मनी काफ़ी आगे निकल रहा था। ठीक है, और जब आगे निकल रहा था तो कोई भी देश कैसे आगे निकलता है, अपने व्यापार से निकलता है। ठीक है, तो जब इसको व्यापार ज़्यादा हो रहा था तो यह दूसरे दूसरे देशों में क्या करना चाह रहा था, व्यापार करना चाह रहा था। ठीक, वहाँ से सामान खरीदने के लिए और वहाँ सामान बेचने के लिए। लेकिन जिस जिस देश में यह व्यापार करना चाह रहा था वह लगभग सारा देश को किसने हथिया लिया था, तो किसी को फ्रांस ने तो किसी को इंग्लैंड ने। यानी अफ्रीका और एशिया के अधिकांश हिस्से को इंग्लैंड और फ्रांस ने आपस में बांट लिया था। ठीक है, और तीसरे बिंदु को समझते हैं। जब जर्मनी व्यापार में बहुत आगे निकल गया, ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि यह जो तुर्की है, टर्की, यह ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और पहले यह दोनों देश दोस्त थे। ठीक है, तो जर्मनी ने व्यापार करने के लिए यहाँ जर्मनी से लेके यहाँ इराक देख रहे हैं, यहाँ इस इराक देश में एक बगदाद शहर है इसका। ठीक है, तो इराक से बगदाद से लेकर जर्मनी तक एक रेलवे लाइन बिछाने का यह योजना तैयार किया जर्मनी। ठीक है, अपना सामान बेचने के लिए और वहाँ से कच्चा माल खरीदने के लिए। ठीक, जब यह रेलवे लाइन बिछाने का सोचा तो इस फ्रांस, इंग्लैंड और ये रूस के जो देश थे, इस दोनों देशों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। ठीक है, कि कैसे तुम रेलवे लाइन बिछा लेगा, है ना, तेज़ बन रहा है। अब चलिए चौथे नंबर बिंदु को समझते हैं। यह पूरे विश्व का मानचित्र है। यहाँ यूरोप है, यहाँ रसिया है, यहाँ जापान है। ठीक है, 1905 में जापान और रसिया में युद्ध हुआ था। देखिए इतना छोटा सा देश है जापान और इतना बड़ा देश है रसिया, यह पहले तो और भी बड़ा था। ठीक है, तो इस छोटे से जापान ने रसिया को हरा दिया। ठीक, जब इस जापान ने रसिया को हरा दिया तो इसका भी मन काफ़ी बढ़ गया था। यहो सोच रहा था कि मेरे पास भी क्या हो, बहुत ज़्यादा देश हो। यह भी दूसरे दूसरे देशों पर अधिकार जमाने का सोच रहा था। यानी जापान की विजय से इसके भी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी थी। ठीक है, और फिर अंत बिंदु को समझेंगे तो 19वीं शताब्दी के अंत तक देखिए यहाँ पे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, यह भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था और यह इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि यह चाहता नहीं था कि इसके सामने बाकी का कोई देश भी क्या हो, शक्तिशाली बन पाए। ठीक है, चलिए, तो आशा है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा क्या था, इंपीरियलिज्म क्या था, इसको आप समझ गए होंगे। ठीक, अब हम चलते हैं अगले बिंदु पर। हमारा अगला जो बिंदु है वह है उग्र राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को इंग्लिश में कहते हैं नेशनलिज्म। ठीक है, और जब अपने देश के प्रति जब राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगे, ठीक है, तो उसी को उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे पहले बिंदु का समझिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यानी अंत तक यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा था और समान जाति, समान धर्म, समान भाषा और समान ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण चाहते थे। ठीक है, तो वही यहाँ भी हुआ। जो समान भाषा वाले लोग थे यहाँ यूरोप के देश के लोग, है ना, वे चाहते थे कि उनका एक अलग देश हो। जो समान जाति के लोग थे वो चाहते थे कि मेरा एक अलग देश हो। ठीक है, दूसरे बिंदु में देखिए तुर्की साम्राज्य अपना विस्तार चाह रही थी। यह तुर्की ओटोमन साम्राज्य नाम था उस समय। ठीक है, यह चाह रहा था कि इसका एक देश हो। ठीक है, जबकि ऐसा हो नहीं पा रहा था, इसके देश बिखर रहे थे धीरे धीरे। ठीक, ऑस्ट्रिया हंगरी अपना साम्राज्य विस्तार प्रयास में था। यहाँ देखिए ऑस्ट्रिया भी इतना छोटा है लेकिन पहले यह पूरा ऑस्ट्रिया में था। ठीक, इसको ज़बरदस्ती एक करके रखा था ऑस्ट्रिया, लेकिन इसके जो देश थे वे एक साथ रहना नहीं चाहते, ये सब अलग अलग देश बन के रहना चाह रहे थे। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर में देखिए स्लाव जाति के लोग अपना अलग राष्ट्र का निर्माण चाह रहे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्लोवाकिया देश है, यहाँ पे स्लाव जाति के लोग रहते हैं। ठीक, और स्लाव जाति के लोग सिर्फ यहीं नहीं रहते थे,
और भी दूसरे दूसरे देशों में रहते थे। तो स्लाव जाति के लोग सोच रहे थे कि मेरा एक अलग अपना देश हो, ठीक है, जहाँ सभी स्लाव जाति के ही लोग हो, ठीक। अच्छा, जर्मनी का सर्व जर्मन आंदोलन का लक्ष्य था बाल्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र तक जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना। यानी यह जो जर्मनी है, यह देखिए इस क्षेत्र को बाल्कन क्षेत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे काला सागर है, ब्लैक सी, ठीक, यहाँ देखिए यह मेडिटेरेनियन सी है, और इस समुद्र से जो सटा हुआ यह जो सब देश है इसको बाल्कन देश कहते हैं, ठीक। तो जर्मनी चाहता था कि यह पूरा बाल्कन देश किसका हो, इसका हो, ठीक। तो सब अपने राष्ट्रवाद के फेर में लगा हुआ था, सब चाह रहा था कि मेरा देश बड़ा हो, एक हो। तो उग्र राष्ट्रवाद क्या था, आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, समझते हैं अगला कारण, विश्व युद्ध का क्या कारण था। तो यह था सैन्यवाद। यह सैन्यवाद क्या है, तो देखिए सैन्यवाद को मिलिटरिज्म कहते हैं, ठीक है। और उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय यह जो यूरोप के देश थे, ये देश अपने देश का जो भी कमाई होता था, जो भी इनकम होता था देश से, उसका लगभग 85% हिस्सा कहाँ खर्च करते थे, सैनिक की तैयारी पर खर्च कर रहे थे, ठीक है। कोई भी देश जब पैसा कमाता है, आप ही सोचिए आपके घर में पैसा कमाई होता है, तो आप क्या उतना पैसा आप अपने रक्षा के लिए खर्चा कर देंगे, तो फिर आपका घर का विकास कैसे होगा, आप लोग खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, अच्छा कपड़ा कैसे पहनेंगे, पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन ये गलती कर रहा था उस समय यूरोप का देश, जो भी कमाई हो रहा था देश का, उसका 85% हिस्सा किस पे खर्चा कर रहा था, अपने सैनिक को मजबूत करने में लगा था, ठीक। दूसरा बिंदु है कि 1913-14 में फ्रांस के पास लगभग 8 लाख सैनिक थे। इस फ्रांस देश के पास लगभग 8 लाख सैनिक थे उस जमाने में, सोच लीजिए। जर्मनी के पास 7.5 लाख सैनिक थे, ठीक। रूस में, यह जो रूस देश है, इसके पास 15 लाख सैनिक थे, ठीक। तीसरे नंबर बिंदु में है जल सेना में, यह जो इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम, यह काफ़ी आगे था पूरे यूरोप में, ठीक। लेकिन यह जो जर्मनी था, इसने इम्परेटर नामक एक जहाज़ बनाया, ठीक है, जो काफ़ी बड़ा विशाल जहाज़ था, ठीक। और उस इम्परेटर नामक जब जहाज़ बनाया तो उसका मकसद था इस इंग्लैंड के जल सेना को नीचे दिखाने का, ठीक है। तो जल सेना जो था वह इसका मजबूत था। अब जर्मनी भी नया नया जहाज़ बनाने लगा था। तो इस प्रकार चौथे बिंदु में देखिए, यह जो जर्मनी है, यह इस पूरे यूरोप में इंग्लैंड के बाद दूसरा सबसे मजबूत देश बन चुका था, ठीक है। तो आशा है आपको सैन्यवाद समझ में आ गया होगा, ठीक है। यूरोप के सभी देश सैनिक पर ही दिमाग लगा रहे थे ज़्यादा, ठीक है। अगला बिंदु है हमारा विश्व युद्ध का कारण में गुटों का निर्माण, ठीक है। देखिए गुटों का निर्माण का मतलब होता है एक देश दूसरे देश से मिल जाना, ठीक है, ताकि कोई दूसरा देश उस पर हमला करे तो दोनों मिल के उसको क्या करे, मारे, ठीक है। आप लोग भी स्कूल में देखते होइएगा, बच्चे लोग जो होते हैं वे गुट का निर्माण कर लेते हैं अपने दोस्तों के साथ और मारपीट में लगे रहते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ यूरोप के देशों में भी हो रहा था। सब देश दूसरे देश से क्या कर रहा था, दोस्ती करके गुट का निर्माण कर रहा था। तो देखिए यूरोप में गुटबंदी का जो जन्मदाता है वह जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है, जिसने 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैत संधि की थी। यह जर्मनी जो था यह ऑस्ट्रिया के साथ क्या हुआ था, इसका द्वैत संधि हुआ था, ठीक है। यह दोनों ऑस्ट्रिया, आप ध्यान दीजिए, यह इतना छोटा नहीं था, पहले यह पूरा ऑस्ट्रिया था, ठीक, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों मिल गया, ठीक, और दोस्त बन गया। इसलिए दोस्त बना कि कोई दूसरा देश अगर हमला करे तो ये दोनों मिल के उसको क्या करे, मारे, ठीक। फिर उसके बाद 1882 में एक त्रिगुट बना, जिसको इंग्लिश में ट्रिपल अलायंस कहते हैं, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली भी शामिल था। यह जर्मनी, यह ऑस्ट्रिया हंगरी और यह इटली भी शामिल था, ठीक है। इसको त्रिगुट का नाम दिया गया। बाद में यही केंद्रीय शक्ति के रूप में उभरा, ठीक है। तीसरा बिंदु है, इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, रूस और इंग्लैंड ने भी 1907 में त्रिदेशीय संधि यानी ट्रिपल इंटेट बनाई गई, ठीक। और जब फ्रांस, रूस और इंग्लैंड जो था, यह जब देख रहा है कि अरे ये तो तीनों गोरा मिल गया है ना, जब तीनों गोरा मिल गया तो मजबूत हो गया, ठीक। तो यह फ्रांस, इंग्लैंड और रूस जो था, यह भी क्या हुआ, यह भी तीनों देश मिलके दोस्त बन गया और इसने अपने दोस्ती का नाम दिया त्रिदेशीय संधि यानी ट्रिपल इंटेट, ठीक है। तो इस तरह से गुटबंदी बन गया। चलिए, तो इस विश्व युद्ध का जो कारण था आप अच्छे से समझ चुके हैं, क्या क्या कारण था। तो था सबसे पहला साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, उसके बाद उग्र राष्ट्रवाद, उसके बाद देखिए सैन्यवाद, सभी देश सैनिक पर खर्चा कर रहे थे। उसके बाद गुटों का निर्माण, यानी सभी देश एक दूसरे से दोस्ती मिला के क्या कर रहे थे, गुट का निर्माण कर रहे थे। अब हम आगे समझते हैं घटनाक्रम यानी युद्ध का शुरुआत।
यह युद्ध कैसे शुरू हुआ। ठीक है, इसको बिंदुवार हम लोग मैप पे देख के समझेंगे, आपको अच्छा से आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए, इस युद्ध के शुरुआत में 7 बिंदु है, इस 7 बिंदु के माध्यम से हम लोग पूरे अच्छे से समझ जाएंगे युद्ध कैसे शुरू हो गया। ठीक है, तो अभी तक तो आपने अच्छे से समझ ही लिया कि यह पूरे यूरोप में क्या क्या घटना हो रहा था। ठीक है, और जो भी घटना हो रहा था वह एक तरह से आप समझ लीजिए कि इस पूरे यूरोप में बारूद बैठाया जा रहा था। ठीक है, बारूद बम बैठाया जा रहा था। ठीक, एक छोटा सा घटना जो था वह माचिस का तिल्ली का काम कर गया। ठीक है, और जैसे ही वह छोटा सा घटना हुआ, यह बारूद के जैसा, बम के जैसा, यह पूरे देश क्या हुआ, एक दूसरे से आपस में लड़ने झगड़ने लगा। इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। ठीक, पहला जो बिंदु है आप इसको समझिए अच्छे से। 28 जून 1914 को क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार, देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रिया देश है, यह पूरा इतना बड़ा देश था। ठीक है, यह इतना छोटा नहीं था। और देखिए यहाँ पे बोस्निया देश है यहाँ पे। ठीक है, यह ऑस्ट्रिया इसको अपना हथियार लिया था। ऑस्ट्रिया हंगरी जो था इसको अपना ही देश मानता था। ठीक, लेकिन यहाँ के जो लोग थे यह ऑस्ट्रिया हंगरी से अलग होना चाह रहे थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आंदोलन करेंगे ही। ठीक, अब जैसे आपके देश पर अंग्रेज़ों का शासन था तो हमारे देश के लोग चाहते थे कि नहीं कि अंग्रेज यहाँ से भाग जाए, तो बहुत सारे अंग्रेज़ों को मारे भी थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी इस बोस्निया में क्या हुआ, बोस्निया के जो लोग थे वह इस ऑस्ट्रिया हंगरी से अलग होना चाह रहे थे। और घटना क्या हुआ कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार, जिनका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, आप ध्यान देंगे यह सबसे मेन कारण यही था। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड जो था वह बोस्निया की राजधानी साराजेवो में गया घूमने। ठीक है, और जैसे ही यह साराजेवो गया घूमने, यहाँ के जो क्रांतिकारी थे जो इस देश से अलग होना चाह रहे थे, उसने क्या किया, गोलियों से भूनकर इनकी हत्या कर दी। किसकी? आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की। इसमें आर्क ड्यूक फर्डिनेंड मारे गए, साथ साथ उनकी जो पत्नी थी वह भी मारी गई। ध्यान से समझिए, जब बोस्निया में इसके राजकुमार का जब हत्या हो गया तो आपको तो पता ही है बोस्निया यहाँ से अलग होना चाह रहा था, लेकिन बोस्निया जो था यह यहाँ से अलग होके यह अलग देश नहीं बल्कि इस सर्बिया के साथ मिलके एक नया देश बनाना चाह रहा था, क्योंकि ये सभी लोग स्लाव जाति के थे और स्लाव जाति के लोग एक देश बनाकर रहना चाह रहे थे। ठीक, तो यह जो ऑस्ट्रिया हंगरी था इसने सर्बिया को गुनहगार बताया। ठीक है, इसके राजकुमार का जो हत्या हुआ इसका जिम्मेदार किसको ठहराया? सर्बिया को। ठीक, इसको लगा कि यह सर्बिया ही इसको मदद कर रहा था, तभी यहाँ पे राजकुमार का यहाँ पे हत्या हो गया। ठीक, तो ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया, इस सर्बिया को, और सर्बिया के समक्ष मांगे रखी। ठीक, बहुत सारा ऐसा मांग रख दिया जो सर्बिया इसका पूरा कर ही नहीं सकता था। ठीक, सर्बिया ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फलतः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ध्यान दीजिए, यही डेट है जहां से प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो रहा है। 28 जुलाई 1914 क्या होता है? ऑस्ट्रिया हंगरी इस सर्बिया के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर देता है। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, जब ऑस्ट्रिया सर्बिया के साथ युद्ध लड़ने लगता है तो सर्बिया जो है यह रूस से सहायता मांगता है। सर्बिया जो था यह रूस का ही बहुत बड़ा दोस्त था और रूस ने इस सर्बिया को वचन दिया था कि तुमको कुछ होगा तो हम तुमको मदद करेंगे। ठीक, और जैसे ही इसने इसको युद्ध के लिए घोषणा किया वैसे ही रूस जो था यह सर्बिया के पीछे आ गया। ठीक, और रूस भी सर्बिया के साथ लग गया। ठीक है, अब जैसे ही रूस सर्बिया के साथ हुआ, फ्रांस जो था यह फ्रांस का दोस्त था रूस, है ना, फ्रांस भी इस सर्बिया के साथ हो गया, है ना, क्योंकि इसको फ्रांस जो था इसको ऑस्ट्रिया हंगरी से दुश्मनी था। ठीक है, तो रूस और फ्रांस और रूस यह दोनों क्या हुआ, किसके साथ मिल गया? सर्बिया के साथ मिल गया। ठीक, अब ऑस्ट्रिया और हंगरी परेशान हो गया, अरे अब हम कैसे लड़े, इतना बड़ा बड़ा देश मिल गया इसके साथ। तो आपको तो पता ही है यह जो ऑस्ट्रिया हंगरी है यह त्रिगुट का हिस्सा था, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली दोस्त बना हुआ था। ठीक, तो ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी से सहायता मांगा, है ना, तो जर्मनी ने क्या किया, ऑस्ट्रिया हंगरी को सहायता दिया। जब जर्मनी देखा कि अरे फ्रांस, रूस और सर्बिया तीनों एक साथ हो गया है, तो जर्मनी भी क्या किया, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ हो गया। ठीक, तो अब चौथे नंबर बिंदु में देखिए, चूंकि जर्मनी त्रिगुट अलायंस का हिस्सा था इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को युद्ध में सहयोग किया। ठीक है, जर्मनी ऑस्ट्रिया को सहयोग किया और 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ, ठीक, और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ इस जर्मनी ने युद्ध का घोषणा कर दिया। ठीक, अब देखिए यह छोटा सा घटना और अभी तक देखिए यहाँ का लगभग सारा देश यहाँ पे युद्ध में लग चुका है। ठीक,
अब जब यह इंग्लैंड देखा कि जर्मनी भी लग गया अब इसके पीछे, है ना, तो इंग्लैंड जो था, यह इंग्लैंड, फ्रांस और रूस यह दोस्त था, है ना, तो इंग्लैंड भी साथ में आ गया। ठीक, अब इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और सर्बिया यह तीनों एक साथ हो गया। ठीक, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और सर्बिया एक साथ हो गया। ठीक, और देखिए ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली यह एक साथ हो गया। अब देखिए छठे नंबर बिंदु को समझते हैं। यह विश्व का मानचित्र है और देखिए जापान यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ जापान के आसपास जो कुछ देश था, ठीक है, यहाँ पे इस जर्मनी का उपनिवेश था, यानी जर्मनी ने क्या किया था, कब्जा जमा लिया था इस जापान के कुछ आसपास के देशों को। ठीक, तो जापान जो था यह उसको हथियाना चाह रहा था। ठीक, तो जापान को अच्छा मौका मिल गया, है ना। जब ये देखा कि इतना सारा देश यहाँ पे लड़ाई में लगा हुआ है, तो जापान भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में लग गया। ये सोचा कि जैसे ही जर्मनी हारेगा वैसे ही हम इस जर्मनी के आस जो यहाँ पे कब्जा किया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, अपना में मिला लेंगे। ठीक है, तो जर्मनी को हराने के लिए यह जापान भी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के साथ और सर्बिया के साथ क्या हो गया, मिल गया। तो देखिए इस तरह से यह जो युद्ध हो गया यह काफ़ी भयानक युद्ध हो गया। ठीक है, और यह युद्ध सिर्फ इस यूरोप में ही नहीं हुआ, है ना, इस यूरोप के जो देश थे वह जहाँ जहाँ शासन किए हुए थे वहाँ वहाँ के देशों से भी सैनिकों को बुलाकर यहाँ पे लड़वाने लगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इंग्लैंड का शासन हमारे देश पर था, है ना, तो हमारे देश से भी सैनिक इंग्लैंड के साथ युद्ध किए यहाँ पे, है ना, इंग्लैंड का साथ देकर युद्ध किए। ठीक, वैसे ही जर्मनी का जहाँ जहाँ उपनिवेश था, जहाँ जहाँ कब्जा था, वहाँ के लोगों को सैनिकों को जर्मनी ने बुलाया। ठीक, वैसे ही आपको तो पता ही यूरोप का लगभग सारा देश क्या किया था, पूरे विश्व पर कब्जा जमाए बैठे हुआ था। तो इस तरह से क्या हुआ, लगभग यह इसको क्या किया गया, विश्व युद्ध का नाम दे दिया गया। ठीक, सारा देश एक दूसरे से लड़ाई करने में लग गया। अब देखिए 7वां नंबर बिंदु को समझिए कि युद्ध के समय जर्मनी के सैनिकों ने इंग्लैंड के बंदरगाह पर लुसितानिया नामक जहाज को डुबा दिया। यहाँ जो देखिए यहाँ पे जर्मनी है, ठीक है, और यहाँ पे है इंग्लैंड। तो जर्मनी ने जो था, जब इंग्लैंड से जब लड़ाई हो रहा था तो यहाँ पे इस अमेरिका का, यहाँ देखिए अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका का जहाज़ यहाँ पे लगा हुआ था इंग्लैंड के बंदरगाह पर। ठीक, तो जर्मनी जब इसे लड़ाई कर रहा था तो इसको पता नहीं चला कि अमेरिका का है ना, इसने उस जहाज़ को इंग्लैंड का जहाज़ समझ के इसको डुबा दिया। ठीक, जब डुबा दिया तो उसमें बहुत सारे अमेरिकी लोग सवार थे, है ना, सारे अमेरिकी लोग वहाँ पे समुद्र में डूब के मारे गए। ठीक, और जब यह न्यूज़ इसको अमेरिका को मिला तो यह काफ़ी गुस्सा हो गया, है ना, तो इस अमेरिका ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया। ठीक है, अब सोच लीजिए इस पूरे विश्व में लगभग सारे देश जो थे वह लगे हुए थे, सारे देश एक दूसरे से लड़ाई करने में लग गए थे। तो अमेरिका ने कब घोषणा किया युद्ध का, तो 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया। तो इस युद्ध में देखिए एक तरफ तो त्रिगुट था, ट्रिपल अलायंस था, ठीक है, केंद्रीय शक्ति था जिसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और इटली था। ठीक, और दूसरी तरफ त्रिगुट के विरोध में त्रिदेशीय संधि था यानी ट्रिपल इंटेट था जिसमें फ्रांस था, रूस था, इंग्लैंड था और बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया। ठीक, आप यहाँ एक बार फिर से समझ लीजिए, जर्मनी, इटली और पूरा ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ था। ठीक है, और यह टर्की भी इसी के साथ था, और फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और इधर जापान और इधर अमेरिका यह एक साथ था। ठीक है, चलिए, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा युद्ध कैसे कैसे शुरुआत हुआ, उसका क्या क्या घटनाक्रम था। एक छोटा सा घटना था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड का हत्या, और इस आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या ने पूरे विश्व को युद्ध में धकेल दिया। ठीक है, यानी तत्कालिक कारण के रूप में यही सामने आया, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ठीक, अब चलिए हमारा अगला बिंदु है युद्ध का अंत और शांति संधियाँ, यानी कैसे कैसे युद्ध का अंत हुआ और कैसे कैसे शांति संधियाँ हुई। तो चलिए इस युद्ध के अंत को हम लोग 3 बिंदुओं में अच्छे से समझ लेते हैं। पहला जो बिंदु है, देखिए युद्ध से अब तक रूस के यह जो रूस देश है, इस रूस देश के लगभग 6 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे और रूस की अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय हो गई थी, एकदम चरमरा गया था। अतः मार्च 1918 में रूस जर्मनी के साथ एक शांति संधि हुई और रूस युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया। ठीक है, रूस और जर्मनी के बीच में क्या हुआ, शांति संधि हुआ और यह जो रूस था यह युद्ध से अलग हो गया। यह कहा कि नहीं, अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, मेरा बहुत बर्बादी हो गया। ठीक, चलिए दूसरा नंबर बिंदु जो है वह रूस के अलग होने के बाद जितने भी देश युद्ध में शामिल थे उन देशों की जनता
ने युद्ध का अंत करने के लिए अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। ठीक, अब चूंकि सभी देश के लोग युद्ध में लगे हुए थे और युद्ध से लगभग थोड़ा दिन का तो था नहीं, 1 दिन 2 दिन का, है ना, लगभग 3-4 साल से लगातार चल रहा था, तो सारे देश के लोग एकदम परेशान हो गए थे। बहुत लोग मर रहे थे, है ना, उनकी पत्नियाँ विधवा हो रही थी, उनके घर बार जो थे, बाल बच्चे, वे सब बर्बाद होते जा रहे थे। तो सारे देश के लोग जो थे वे परेशान थे और वहाँ के जो राजा थे वे, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना। मतलब युद्ध में कौन मरता है? सैनिक मरता है, उस देश का छोटा मोटा आदमी मरता है, ठीक, और राजा अपना मजा लेता है, ठीक। तो वहाँ के जो लोग थे वे अपने राजा के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे कि नहीं, अब ये युद्ध का अंत होना चाहिए, ठीक है। अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिए। तीसरे नंबर बिंदु में है कि इंग्लैंड और फ्रांस के साथ अमेरिका के युद्ध में शामिल हो जाने से जर्मनी तथा उसके सहयोगी देश की हार होने लगी। ठीक, आपको तो पता ही है कि पहले फ्रांस, इंग्लैंड और रसिया एक साथ मिलकर लड़ाई कर रहा था और सर्बिया एक साथ मिलकर लड़ाई कर रहा था। ठीक, लेकिन जब जर्मनी ने इसके इंग्लैंड के बंदरगाह पर जब अमेरिका का जहाज़ डुबा दिया, है ना, तो अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया था। ठीक, जर्मनी के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया था। ठीक, तो चूंकि अमेरिका जो था उस समय बहुत शक्तिशाली देश था, है ना, और अमेरिका जब इस युद्ध में शामिल हुआ तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली इसको पस्त कर दिया कुछ ही दिनों में। ठीक है, तो जैसे ही अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ, जर्मनी, इटली एकदम हारने लगा। धीरे धीरे वे युद्ध से अलग होने लगे और 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, यानी जिसने युद्ध शुरू किया था ऑस्ट्रिया हंगरी, इसने कब आत्मसमर्पण कर दिया? 3 नवंबर 1918 को यह आत्मसमर्पण कर दिया। यह माफ़ी मांग लिया कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा, बहुत सारे सैनिक मेरे मारे जा चुके हैं। ठीक, और इसके बाद 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने भी युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, जर्मनी भी कहा कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा, बहुत सारा सैनिक इसका मारा जा चुका था, इसका अर्थव्यवस्था पूरा गड़बड़ा गया था। ठीक है, इसके देश में खाने के लिए कुछ नहीं था, अकाल पड़ गया था युद्ध लड़ते लड़ते। ठीक, तो इस तरह से क्या हुआ, युद्ध का अंत हो गया। ठीक, एक तरह से अमेरिका शामिल हुआ तो युद्ध का अंत हो गया। अगर अमेरिका शामिल नहीं होता तो यह और भी ज़्यादा देर तक यह युद्ध चलता। ठीक, अमेरिका शक्तिशाली था, इसको हरा दिया और युद्ध को ख़त्म कर दिया। और देखिए, कोई भी जब बड़ा युद्ध होता है, ठीक है, तो वह ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाता है, वहाँ एक संधि होती है। ठीक है, ताकि आगे युद्ध ना हो, इसके लिए संधि होती है। एक टेबल पे सभी देशों के लोग जो हारे हुए होते हैं वो भी और जीते हुए होते हैं वो भी, वे सभी एक टेबल पे बैठते हैं और फिर संधि की शर्तें तय करते हैं कि अब आगे युद्ध ऐसा नहीं हो, उसके लिए क्या क्या हम लोग को अब तय करना चाहिए। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संधि होता है जिसको वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक, वर्सा शहर देखिए यहीं पे है, पोलैंड में है। ठीक है, पोलैंड का राजधानी है आज के डेट में वर्सा। ठीक है, यहीं पे प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि होती है, जहाँ हारे हुए और जीते हुए सभी देश के लोग यहाँ पे आके बैठते हैं और एक टेबल पे संधि करते हैं। और इस चीज़ से आप भी सीख ले सकते हैं कि ज़िंदगी में, जीवन में लड़ाई करने से कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, लास्ट में कैसे देख रहे हैं, यहाँ एक टेबल पे बैठ के ये लोग क्या कर रहा है, चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी समस्या है आपके जीवन में, आप बात करके उसका हल करें। आपके दोस्त से, आपके घर में कहीं भी कोई समस्या है तो बैठ के बात करें और उस समस्या को सॉर्ट आउट करें। लड़ाई झगड़ा करने से कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए, इतना बड़ा युद्ध हुआ और लास्ट में क्या हुआ, यहाँ वर्षा में एक टेबल पर सभी देश बैठ के संधि कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। तो चलिए, पहला बिंदु कह रहा है कि युद्ध का अंत होने के बाद 28 जून 1919 को विजयी देशों, यानी जो देश विजयी हो गया था, जीत गया था, यानी मित्र राष्ट्रों का पराजित राष्ट्रों के मध्य वर्साय शहर में, ठीक है, यही है वर्सा शहर पोलैंड में, वर्साय शहर में एक संधि हुई जिसको वर्साय की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर बिंदु है कि इस संधि में विजयी राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन शामिल थे। ठीक है, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसु 3 प्रमुख व्यक्ति थे जो शांति संधि की शर्तें तय कर रहे थे और सारा दोष पराजित राष्ट्रों के मत्थे गढ़ रहे थे। ये तीनों देश जो जीते हुए थे वे सारा दोष किसको गढ़ रहे थे, सारा गलती जो देश हार गए थे उसी पर ठहरा रहे थे। ठीक है, तीसरा बिंदु है कि संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेवार ठहराया गया। जब यहाँ पे संधि हुआ तो जितने भी देश जीते हुए थे, इन सभी देशों ने युद्ध का मुख्य जिम्मेवार देश किसको माना, इस जर्मनी देश को माना। ठीक, चौथा है लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। ठीक, तो माने आगे युद्ध ना हो, ठीक है, कोई भी समस्या हो
तो लोग एक जगह जाके बात करके बैठ के उस समस्या को हल कर ले। इसके लिए क्या स्थापना हुआ? लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, इसको हम लोग आगे अभी समझेंगे। ठीक है, इसको अभी आप यहीं तक रहने दें। लीग ऑफ नेशंस नाम समझ ले। चलिए, पांचवा बिंदु है, जर्मनी के कोयला खदानों को 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया। यहाँ जर्मनी में जो कोयला खदान था, जहाँ से कोयला निकलता था, फैक्ट्रियाँ चलती थी, उसको 15 वर्ष के लिए किसको दे दिया गया? इस फ्रांस देश को दे दिया गया। आप समझते जाइएगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे संधि में। ठीक है, क्योंकि यही संधि जो है यह फिर अगले दूसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाता है। ठीक, यह सारा देश, जीता हुआ देश इतना ना मिल के इतना ना इसको थोप देता है, इतना जिम्मेवार ठहरा रहता है, इतना दोषी ठहरा रहता है, और ऐसा ऐसा कंडीशन लगा रहता है कि जर्मनी अंदर ही अंदर एकदम कुड़बुड़ाते रहता है कि कैसे हमको मौका मिले तो फिर से इस देशों को हरा दे। ठीक, तो देखिए 5वें नंबर बिंदु में जर्मनी का जो कोयला खदान था वह किसको दे दिया गया? 15 वर्षों के लिए फ्रांस देश को दे दिया गया। ठीक, जर्मनी को अपने देश के कुछ भाग डेनमार्क, कुछ बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को देना पड़ा। यहाँ देखिए इस जर्मनी के आसपास यहाँ देखिए यहाँ पे बेल्जियम है, डेनमार्क है, पोलैंड है और चेकोस्लोवाकिया चेक रिपब्लिक है। ठीक है, और जर्मनी का कुछ भाग जो है इसको दे दिया, कुछ भाग इसको दे दिया, कुछ भाग इसको दे दिया, कुछ भाग इसको दे दिया, यानी जर्मनी अब बहुत छोटा पड़ गया। ठीक है, बहुत अत्याचार किया गया इसके साथ। छठा नहीं 7वां नंबर, जर्मनी को 1 लाख से अधिक सेना नहीं रखना था। अब इस पे कंडीशन लगा दिया गया सभी देशों ने मिलकर कि तुमको 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रखना है। ठीक, 8वां बिंदु है कि जर्मनी को वायुसेना और पनडुब्बियों रखने का अधिकार छीन लिया गया। ठीक, चूँकि इसने इसका अमेरिका का यहाँ पे जहाज़ डुबा दिया था। ठीक है, तो सभी देशों ने इस पर कंडीशन लगा दिया कि अब तुमको कभी भी वायुसेना नहीं रखना है और जल सेना का भी उपयोग नहीं करना है तुमको। ठीक, 9वां नंबर बिंदु है कि जर्मनी के सारे उपनिवेश विजेता राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। इस जर्मनी ने बाकी पूरे विश्व में जहाँ जहाँ अपना कब्जा जमाया था उस सभी कब्जे को फ्रांस, इंग्लैंड और रूस जो थे ये आपस में बांट लिए। ठीक है, युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो भी हानि एवं क्षति हुई थी उसका हर्जाना 6 अरब 10 करोड़ पाउंड जर्मनी को भरना पड़ा। ठीक, जितना भी हानि हुआ था युद्ध में, रसिया को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, अमेरिका को, इस सब का हर्जाना किसको भरना पड़ा? इस जर्मनी को अकेला भरना पड़ा। कितना? 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। ठीक है, आप देखते चलिए इस जर्मनी के साथ कितना अत्याचार हो रहा है इस वर्साई की संधि में। ठीक है, 11वां नंबर बिंदु है कि ऑस्ट्रिया से कहा गया कि वह हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया और पोलैंड की स्वतंत्रता को मान्यता दे। ठीक है, चूँकि यह जो ऑस्ट्रिया हंगरी था यह पूरा एक ही देश था। ठीक है, यह सबको एक साथ अपने ज़बरदस्ती बांध के रखा था। तो इस ऑस्ट्रिया हंगरी को इस संधि में बोला गया कि तुम इस स्लोवाकिया को अलग छोड़ दो, हंगरी को अलग देश बना दो, है ना, पोलैंड को छोड़ दो। ठीक है, तुम सिर्फ इतना ही दूर में रहो। ठीक, कहने का मतलब है कि तुम्हारा जितना क्षेत्र है उतना ही देर में रहो और बाकी जितने भी देश को जो तुमने हथियाया है उस सभी को क्या करो? स्वतंत्र कर दो। तो यहाँ जो वार्सा है यहाँ पे जो संधि हुआ इसमें यही 11 को बिंदु तय किया गया। ठीक है, अब चलिए इस पूरे विश्व युद्ध का जो संधि हुआ था इसमें जो 5वां नंबर बिंदु था, 5वां नहीं 4था नंबर बिंदु, लीग ऑफ नेशन की स्थापना। ठीक है, यह लीग ऑफ नेशन क्या था इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा करना और सदस्य देशों को युद्ध का सहारा ना लेने के लिए बाध्य करना। ठीक है, युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया? लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया, जिसका काम क्या था कि आगे से कोई भी देश एक दूसरे से युद्ध न लड़े, कोई भी समस्या हो तो लीग ऑफ नेशन में जाके उसका समस्या का हल कर लेना। ठीक, दूसरा नंबर बिंदु है इसकी स्थापना के लिए वुडरो विल्सन को नोबेल पुरस्कार भी मिला। लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने, तो उनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यही लीग ऑफ नेशंस आगे चलकर 1945 में राष्ट्र संघ का रूप ले लिया। ठीक है, चलिए तो विश्व युद्ध का अंत हो गया है ना, शांति संधियाँ हो गई। ठीक, यह सब आप अच्छे से समझ चुके हैं। देखिए ऐसे ही संधि हो रहा था। आगे देखिए युद्ध और शांति संधियों के क्या परिणाम हुए इसको भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। चलिए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद जो शांति संधियाँ हुई थी उसका क्या क्या परिणाम निकल कर आया उसको हम लोग 8 बिंदुओं में समझ लेते हैं। पहला जो बिंदु है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। ठीक है, आपने जाना ही वुडरो विल्सन ने इसका स्थापना किया जिसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक,
यानी कोई भी देश अब आपस में झगड़ा करे तो उसका समस्या का निपटारा कहाँ हो जाए, वहीं लीग ऑफ नेशन में हो जाए। ठीक, चलिए दूसरा बिंदु जो है वह कई राष्ट्रों में राजतंत्र समाप्त हो गए और वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ। ठीक, अब आपने जाना है कि यहाँ लगभग सभी देशों पे राजतंत्र था। ठीक, वहाँ के राजा शासन कर रहे थे और सैनिकों को युद्ध में भेज रहे थे। ठीक, जब सैनिक विद्रोह हुआ है ना, सैनिकों ने जब राजा से को विद्रोह किया कि नहीं तुम लोग हमको खाने पीने के लिए देते नहीं और सिर्फ क्या करते हो, युद्ध में ही झोंकते रहते हो। ठीक, तो वहाँ सभी देशों में लगभग विद्रोह हुआ और वहाँ राजतंत्र खत्म हो गया, राजा का शासन खत्म हुआ और क्या शुरू हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुआ, यानी लोग अपने से वोट दे के वहाँ के शासक को चुनने लगे। अब चलिए अगला जो बिंदु है 3 नंबर, रूस का रोमानोव। ठीक है, यहाँ का रोमानोव राजतंत्र खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए जर्मनी का होहेंजोलर्स, यहाँ भी जो राजतंत्र था यह खत्म हो गया। ठीक, ऑस्ट्रिया हंगरी का हेम्सबर्ग जो राजतंत्र था वह भी खत्म हो गया और उसके बाद तुर्की का उस्मानिया वंश जो था यह भी समाप्त हो गया और इन सभी जगहों पर लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हो गया। चौथा बिंदु है कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो था यह 2 अलग अलग स्वतंत्र देश बनकर उभरा। ठीक, ऑस्ट्रिया अलग देश हो गया और हंगरी अलग देश। चलिए अगला 5 नंबर बिंदु है कि चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, और यूगोस्लाविया और पोलैंड इत्यादि और भी बहुत सारे देश थे, वे सब क्या हुए, स्वतंत्र देश के रूप में उभर गए। चलिए इसके बाद है इस पूरे विश्व में जो 6ठा नंबर बिंदु है कि पूरे विश्व में इस यूरोप का जो वर्चस्व है वह धीरे धीरे खत्म हो गया, है ना। और यह जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यह नया महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, विश्व शक्ति बनकर उभरा। ठीक, 7वां नंबर बिंदु है कि एशिया और अफ्रीका के देशों में भी चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला, यानी यहाँ के जो देश के जो लोग थे वे सभी एशिया और अफ्रीका और एशिया के देशों पर जो कब्जा जमाए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ जहाँ जहाँ कब्जा जमाए हुए थे वहाँ के देश के जो लोग थे वे भी क्या किए, अपने देश को आज़ाद होने के लिए आंदोलन करने के लिए उनको बल मिला। 8वां नंबर बिंदु है कि वर्साय की संधि में पराजित राष्ट्रों पर जिस तरह से दोष थोपे गए, उनका अपमान किया गया, इसने अगले दूसरे विश्व युद्ध का बीज बोया। तो प्रथम विश्व युद्ध के अंत में यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई, यानी वर्साय और पेरिस की संधियों ने अगले विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिस तरह से पराजित राष्ट्रों पर निर्णय थोपे गए, यानी जिस तरह से जर्मनी पर अजीब अजीब सा निर्णय उसको थोपा गया, बहुत सारा हर्जाना लिया गया, उसके देशों को छिन्न भिन्न कर दिया गया, है ना, सैनिक ज़्यादा रखने का उनको अधिकार नहीं था, माने जिस तरह से उनका अपमान किया गया, इससे यही स्पष्ट था कि अगला विश्व युद्ध होकर रहेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए यहाँ सही में हो भी जाता है, यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। ठीक, इसको हम लोग अगले भाग के वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध होता है। ठीक है, इसको पूरे हम लोग अगले वीडियो में ख़त्म करेंगे समझ के। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, तो यह प्रथम विश्व युद्ध का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा ले ताकि हर नया वीडियो हमेशा आपके मोबाइल पे आता रहे। ठीक है, हमसे जुड़े रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।